जब ये सब शुरू हुआ तब मैं 15 साल की थी और तब सोशल मीडिया फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में। मतलब हमारी एज के लोगों के लिए हमारे बीच हमारे ग्रुप में नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मुझे उस शख्स ने तब अप्रोच किया। मैसेजेस कुछ यूँ थे कि जैसे वो मुझे जानता हो, इम्प्रेस करने के लिए। शुरू शुरू में जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत केयरिंग, बहुत नॉर्मल इंसान की तरह। तब मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, मैं अंडर एज थी। मैं तब 15 साल की थी और वो मुझसे 8-9 साल बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे हमारे मामला आगे चलते गए, उसने अपने घर वालों को भी मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा। मेरे घर के कॉन्टैक्ट्स उस तक गए, हम अकेले में भी मिलते रहे और सब चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो सब उसका ट्रैप था। और जैसे कि मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं चलता था कि वो किस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी के जाल में मुझे फंसा रहा है। लेकिन जब उसके हाथ में मेरी फैमिली के सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए, उसके घर वाले मेरे घर आए, मेरे फादर का नंबर उस तक चला गया। उसके बाद वो बहुत पोजेसिव हो गया, बहुत कंट्रोलिंग हो गया। मुझे हर जगह जाने से, इवन एग्जाम्स देने से भी रोकता था कि तुमने एग्ज़ाम देने नहीं जाना क्योंकि वहाँ लड़के होते हैं। और जब मैं मना करती तो मुझे इस चीज़ की धमकी देता कि मैं तुम्हारे बाप को अभी हमारा सारा पर्सनल डाटा, तस्वीरें भेजता हूँ या कुछ भी। और मैं काफ़ी साल उससे इस चीज़ पे ब्लैकमेल होती रही, उसकी ब्लैकमेलिंग बढ़ती रही। कहता था कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी कर लूँगा। धमकी देता था कि मैं किसी मंजिल पे खड़ा हूँ, मैं अपने रूफ टॉप पे खड़ा हूँ और मैं छलांग मारने लगा हूँ, लेकिन मैं ऐसे मरूंगा नहीं। मैं पहले तुम्हारे घर सारी चीज़ें भेजूंगा, उसके बाद खुदकुशी करूंगा और इस सब का इल्ज़ाम तुम पे आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन और मैं उसके ट्रैप में फंस जाती थी। काफ़ी साल तक यही तमाशा चलता रहा, कम से कम 3 साल तक। वो मुझसे अपनी बातें मनवाता रहा, वो मुझे इस चीज़ पे फोर्स करता रहा कि मुझे उससे शादी करनी है। वो कहता था कि जब वो मुझसे शादी कर लेगा तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे घर वालों से दूर ले जाएगा और एक डब्बे में बंद कर देगा, जिस डब्बे को थोड़ा थोड़ा खोल के वो बस मुझे किसी दिन एक एक दिन में एक एक दफ़ा देखा करेगा और फिर उसे बंद कर लेगा ताकि कोई और मुझे ना देख ले। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उसकी इस चीज़ों को सीरियस लूँ। अगर मैं सीरियस होकर लड़ाई करती थी तो कहता था ये मजाक है, और अगर मैं इस चीज़ पे मजाक समझ के इग्नोर कर दूँ तो उसकी ये बातें और बढ़ती जाती थी कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें कोई मिल ना सके। वो मुझे मेरी फैमिली के खिलाफ भड़काता था। अगर मेरा कोई फ्रेंड या कोई मुझसे कांटेक्ट करता था, ख़ासतौर पे मेल फ्रेंड्स, तो वो उनको मेरे फेसबुक से मैसेजेस करता था कि माँ हमसे दूर रहो, ये वो। उसने मेरा और मेरी छोटी बहन, जो उस वक्त 9 साल की थी, हम दोनों का फेसबुक हैक किया हुआ था। मुझे पता नहीं था कि एडवर्ड अकाउंट जैसी कोई चीज़ होती है। मैं छोटी थी, इन सब चीज़ों में नहीं थी। तो उसने उसमें अपना ईमेल आईडी डाला हुआ था। जब मैं उसे बच के उसके ट्रैप से निकलने की कोशिश करती थी और अपना पासवर्ड चेंज कर लेती थी जल्दी से, मुझे लगता था कि बस अब जान छूट जाएगी। लेकिन वो जल्दी से मेरे फेसबुक को दोबारा एक्सेस करता था और कहता था कि अभी हरकत दोबारा ना हो, और कोई धमकी साथ दे देता था। मेरा याहू उसने हैक किया हुआ था, उसका आईपी एड्रेस शो होता था उस पर। एक दिन मैंने अपना फेसबुक अकाउंट उससे बचाने के लिए पासवर्ड चेंज किया तो उसने मेरे एक फैमिली ग्रुप में एक मीम भेजा जिसका नोटिफिकेशन मुझे यूँ आया कि यू सेंट अ फोटो, और मेरे हवास उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी तस्वीर चली गई है। जब मैंने खोल के देखा तो वो एक मीम था। उसने मुझे इस चीज़ को इस तरह से कहा कि आइंदा अगर पासवर्ड चेंज किया तो ये तस्वीर कोई और भी हो सकती है। वो एक धमकी थी सीधी सीधी कि अगर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी तो तुम अपने ख़ानदान के हर एक एक बंदे के फ़ोन तक पहुंचोगी और तुम्हारी सब बातें पहुंचेंगी। वो कहता था कि तुम अगर किसी से शादी करोगी तो वो तुम्हें अगले ही दिन घर छोड़ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को वाकई सच समझती थी, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में ही रहते हैं जहाँ पे नहीं माफ़ की जाती गलतियाँ, चाहे आप अंडर एज हो, चाहे आपसे जज्बाती होकर की गई हो गलतियाँ या जो भी है। मुझे लगता था कि वो सही कह रहे हैं। मैं किसी को बता नहीं सकती थी, मैं अपनी किसी बहन को बता नहीं सकती थी। जब उसके घर वाले मेरे घर रिश्ते के लिए आए तो उसकी माँ काफ़ी बुराइयाँ मेरी और उसकी दोनों की करके गई। लेकिन बस मैं यही कहती थी अपने घर वालों को कि मेरी शादी उससे करते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, उन्हें लगता था कि मैं उसके इश्क में पागल हुई जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे और कोई रास्ता नहीं लगता था। मुझे वाकई लगता था कि और कोई रास्ता नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, कि अब मैं बिल्कुल
कंप्लीटली ट्रैप हो चुकी हूँ और अब एक ही वे आउट है और वो उसके साथ है। तो मैं बस फैमिली को इसी चीज़ पे फोर्स करती रहती थी कि मेरी उससे शादी कर दें। किसी तरीके से मैंने उसे अपनी फेसबुक अपनी एक फ्रेंड की मदद से वापस ली। फेसबुक के हेल्प सेंटर से एप्लीकेशन लिख के अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ दे के कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने अपना उससे फेसबुक वापस लिया। उसे ये एक थ्रेट लगी तो उसने मेरा उस टाइम पे पीछा छोड़ दिया और वो 3 साल के लिए गायब हो गया। अब कुछ दिन पहले उसने मुझे दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की है। वो बार बार मेरी फैमिली को अप्रोच कर रहा है इंस्टा पे। हालांकि अब सबको ये चीज़ समझ आती है कि कोविड की वजह से क्वारंटीन में सब बैठे हैं, सब घर में हैं, कोई काम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, तो सब वेले हैं और बोर हो रहे हैं। और ऐसे ब्लैकमेलर्स को एक प्लेग्राउंड मिला हुआ है, उनके लिए जो ईजीएस्ट टारगेट होता है वो उस तक जाते हैं, अपना प्लेग्राउंड सेट करते हैं, वहाँ खेलते हैं और वापस आ जाते हैं जब उनका दिल करे। और इसने भी एग्जैक्ट यही किया है कि उसको अपना सबसे वीक टारगेट मैं लगती हूँ, जो कहीं निकल नहीं सकती, जो भाग नहीं सकती, जो किसी को कुछ कह नहीं सकती, जो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और वो मेरे सामने अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करता होगा ज़रूर, तो वो यहाँ आ गया है। जाहिर है ब्लैकमेलर्स का यही टाइम है कि जब वो घर बैठे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, तो उन्होंने यही करना है। उनको फ़न चाहिए और उनके लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेलना एक फ़न है। उन्हें मज़ा आता है ये सब करके, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो साइकोपाथ्स हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी ज़िंदगी किस चीज़ से बर्बाद हो रही है। कौन इन जैसे लोगों के हाथों खुदकुशी कर लेगा, कौन अपने घर से भाग जाएगा, किसके घर वाले उसे कहीं अगर मारते नहीं भी हैं, चलो आजकल ठीक है हम मान लेते हैं कि आजकल ज़माना ऐसा नहीं है कि गैरत के नाम पे कत्ल नहीं हो रहे मॉडर्न एरियाज में, लेकिन वो एटलीस्ट ये तो कर रहे हैं ना कि पकड़ के किसी से भी शादी कर देते हैं कि बात दब जाए। जिंदगी तो किसी ना किसी तरीके से खराब हो ही रही है। ऐसे लोगों का बस यही होता है कि उनकी आखिरी धमकी बस यही होती है, तुझे मैं घर बैठाता हूँ, तू देखना तेरा मैं क्या करता हूँ। और यही होता है कि या कॉलेज छुड़वा देंगे या किसी से शादी करवा देंगे, या वर्स्ट केस सिनेरियो लोग उन्हीं ब्लैकमेलर्स के साथ पकड़ के उनकी शादी कर देते हैं कि शायद इज्जत बच जाए। इज्जत के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं फैमिलीज को। जब मैं इन सारी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ और अब मुझे एक चीज़ समझ आती है, जब ये सब अभी नया नया शुरू हुआ 3 साल बाद, तो मुझे लगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जब वो बोर होगा वो आ जाएगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया कि सुसाइड कर लो, इससे मेरे घर वालों की भी जान छूटेगी और उसके लिए भी ये खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी बहन को बताया, अपने एक कज़न को बताया, अपने एक दोस्त को बताया, तो मुझे समझ आई कि सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। आपको बस बताना है। मेरे जैसी मेरे हालात में, इस सिचुएशन में लड़के लड़कियां जो भी हैं ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये केस है, ये एक साइबर क्राइम का केस है। आपको बोलना है, बस इतना करना है कि किसी एक से बोलना है। अगर आप घर वालों को ट्रस्ट में ले सकते हो तो ट्रस्ट में लो, अगर उन्हें नहीं ले सकते तो किसी एक दोस्त को लो, अगर कोई दोस्त भी नहीं है तो किसी एक से। आप अगर सिर्फ उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करोगे तो वो ही आपसे इस तरह से बात करेंगे कि जैसे वो बहुत है। हमारी राय और हमारी बात, हमारी कहानी उनके लिए बहुत मैटर करती है और वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उनसे सिर्फ बात कर रही आपको बहुत हौसला होता है। तो इस सिचुएशन में आने वाले लोगों को बस पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना। सुसाइड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर किसी का नुकसान होना चाहिए इस सब के बाद तो उस ब्लैकमेलर का होना चाहिए, कि उसे पता चलना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी उसके लिए खेल नहीं है कि वो खेले और निकल जाए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई एक टारगेट नहीं होता, वो एट अ टाइम हज़ारों लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। उनको और कोई काम नहीं होता है। किसी की अपनी ज़िंदगी ना होना तो वो इसलिए दूसरों की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर करता है। तो बस हेल्प लेनी है, चाहे आप घर से लें चाहे आप बाहर से लें। जब आपको हेल्प मिल जाए उसके बाद आप कोई लीगल एक्शन लें, ज़रूर लें, ताकि उन्हें पता चले कि उनके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला कोई है। उन्हें पता चले कि उन्हें पकड़ने कोई आ सकता है, उन्हें पता चले कि उनके घर में भी कोई घुस सकता है, उन्हें पता चले कि उनका गिरबान कोई पकड़ सकता है। जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा तब तक ये सब रुकेगा नहीं। तो बस यही है कि एटलीस्ट बोलो, सिर्फ बोलना है, उसके बाद कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी और अल्लाह पे भरोसा रखो।